अर्थ अकेला नहीं है। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट्स को पता चला है कि हमारा प्लैनेट मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद करोड़ों प्लैनेट्स में से सिर्फ एक है। बल्कि ज्यादा चांस तो गैलेक्सी में स्टार से ज्यादा प्लैनेट होने के लगते हैं। अब हम इन प्लैनेट्स पर एटमॉस्फेयर, लिक्विड वाटर और यहाँ तक कि जीवन के सुराग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ समय बाद आप रात के आसमान में इशारा करके कहेंगे, वो रहा दूसरा अर्थ। हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ है या नहीं। एक और अर्थ, एलियन लाइफ, सच सामने है, पर क्या हम उसके लिए तैयार हैं? विज्ञान शो पेश करता है द सर्च फॉर अ सेकंड अर्थ। हमें मालूम है कि अगर अर्थ पर लाइफ है तो क्यों है। सन ओशंस को गर्म करता है और उससे वो परफेक्ट एनवायरनमेंट पैदा होता है जो हर तरह के जीवन के लिए जरूरी है, सबसे छोटे से लेकर उन बड़े जानवरों तक जो उन्हें खाते हैं। पहाड़, मैदानी इलाके और जंगल, यहां पेड़ पौधों और जानवरों की अनगिनत स्पीसीज रहती हैं जिन्हें एटमॉस्फेयर की एक मोटी चादर बचा कर रखती है। हमारे लिए यह स्वर्ग है। 20 साल पहले साइंटिस्ट्स के एक ग्रुप ने यह जानने का फैसला किया कि रात में चमकने वाले स्टार्स के चक्कर लगाते एक्सोप्लैनेट्स में से कुछ और ऐसे स्वर्ग तो नहीं हैं। सिर्फ पिछले 10 सालों में अचानक ही ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स का पता चला है जिनसे एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन आ गया है। जब एक्सोप्लैनेट्स की तलाश शुरू की गई तो बहुत सारे और बहुत बड़े जुपिटर के साइज के एक्सोप्लैनेट्स सामने आए। इन गर्म गैसी जायंट्स को ढूंढना आसान था, पर इन पर लाइफ के होने का सवाल ही नहीं उठता था। पर अब नए टेलीस्कोप्स और टेक्नोलॉजी से एस्ट्रोनॉमर्स कहीं ज्यादा छोटे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स को भी ढूंढ पा रहे हैं। इसके हैरान करने वाले नतीजों के बाद हमारा खुद को यूनिवर्स में देखने का नजरिया ही बदल गया है। हमें भी एक बहुत खास बात पता चल चुकी है। हमारा प्लैनेट अर्थ यूनिक नहीं है, यहाँ तक कि रेयर भी नहीं है। वहां पर हजारों लाखों अर्थ जैसे प्लैनेट्स हैं जो दूसरे स्टार्स के चक्कर काट रहे हैं। कुछ स्टार्स के पास एक से ज्यादा अर्थ्स हैं जो उनके चक्कर लगा रहे हैं। वो इतने कॉमन है अर्थ जैसे प्लैनेट्स। हम इन एक्सोप्लैनेट्स को एक स्पेस टेलीस्कोप केपलर की वजह से देख पाए हैं। केपलर स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में मौजूद एक ऑब्जर्वेटरी है जो आसमान के एक हिस्से पर नजर रखती है। केपलर की नजर लगभग 1.5 लाख स्टार्स पर रहती है और उन प्लैनेट्स को ढूंढता रहता है जो उन स्टार्स के चक्कर लगाते हैं। जब भी एक प्लैनेट अपने स्टार के आगे से निकलता है वो उसकी थोड़ी सी स्टार लाइट को रोकता है। अगर आप उस लाइट को प्लॉट कर रहे हैं जो स्टार से आती है तो वो कम होती है और फिर प्लैनेट के निकल जाने पर बढ़ जाती है। सिर्फ 4 सालों में साइंटिस्ट्स ने सिर्फ उनके शैडोज से 1000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर लिए हैं। पर इससे यह पता नहीं चलता है कि क्या वो शैडो किसी ऐसे बड़े गैसी प्लैनेट की है जिस पर लाइफ हो ही नहीं सकती है, या फिर अर्थ जैसे लाइफ को सपोर्ट करने वाले प्लैनेट की है। इसमें हम ये मेजर करते हैं कि जब एक प्लैनेट अपने होस्ट स्टार के आगे से निकलता है तो उस स्टार के मुकाबले उस प्लैनेट का एरिया क्या है जिसके आगे से वो निकल रहा है। तो ये बेसिकली ये एक रेशियो है। बड़े स्टार्स को क्रॉस करने वाले बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट्स केपलर को धोखा दे देते हैं। वो लाइट के उतने ही हिस्से को ब्लॉक करते हैं जितना छोटे स्टार्स के आगे से गुजर रहे अर्थ के साइज के प्लैनेट्स करते हैं। ये साबित करने के लिए कि प्लैनेट का साइज अर्थ जितना है, पहले दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप से स्टार का साइज नापना जरूरी होता है। पर इसमें बहुत वक्त लगता है, बहुत पैसा लगता है और बहुत ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स ब्लॉकेज इकट्ठा हो जाता है। पर एस्ट्रोनॉमर केवॉन स्टैसन ने इसका एक कमाल का शॉर्टकट ढूंढ निकाला है।
ये रॉ केपलर डेटा को साउंड में बदल देते हैं। वो जिसे केपलर टेलीस्कोप मेजर करता है और जो डेटा हम यूज करते हैं वो उस स्टार की फ्लिकरिंग की वजह से ब्राइटनेस में आए छोटे बदलाव होते हैं जो उसकी सरफेस पर गैसेस के बॉइलिंग और रॉयलिंग मोशन से पैदा होते हैं। फिर हम ये करते हैं कि उस लाइट फ्लिकरिंग डेटा को लेकर उसे अपने साउंड स्टूडियोज में ऑडियो फ्रीक्वेंसी में बदल देते हैं और इस तरह हम उसे साउंड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसे हम एक्चुअली लाइट से डिटेक्ट कर रहे हैं। वो स्टार जितना बड़ा होता है उसके सरफेस पर एक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है, इसलिए बड़े स्टार्स ज्यादा जोर से फ्लिकर करते हैं। इसे साउंड में बदलते ही वो एक्टिविटी कान फाड़ने वाली हिस बन जाती है। अब कुछ स्टार्स की आवाज सुनते हैं। जरा रेड जायंट स्टार की आवाज सुनाना प्लीज। अब मैं यहां से इसकी वॉल्यूम बढ़ा देता हूं। ये बहुत बड़ा स्टार है, बहुत कम डेंसिटी है, इसीलिए बहुत ज्यादा हिस सुनाई दे रही है, जो कि इस बड़े रेड जायंट स्टार के सरफेस पर हो रही जोरदार बॉइलिंग और चर्निंग का नतीजा है। क्या हम छोटे स्टार्स को सुन सकते हैं प्लीज? छोटे स्टार्स में साउंड प्रोफाइल सन स्पॉट्स डोमिनेट करते हैं, जिससे एक लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन क्रिएट होता है। इस तरह के साउंड में क्लिक्स की एक सीरीज होती है, कर्र। इन क्लिक्स के नीचे होती है वो हल्की हिस, जिससे स्टार के साइज का पता चलता है। इसके नीचे बहुत लो लेवल पर होती है थोड़ी सी हिस। ये जो थोड़ी सी हिस है ये एक्चुअली वो लाइट फ्लिकरिंग है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। इस बैकग्राउंड हिस के लेवल को एक्यूरेटली मेजर करके केवॉन स्टार के साइज का पता लगा सकते हैं। इस केस में इसका साइज लगभग हमारे स्टार यानी सन जितना ही है। केवॉन का काम वो ब्रेक थ्रू हो सकता है जिसकी उम्मीद एक्सोप्लैनेट हंटर्स कर रहे थे। ये सस्ता है, इसके नतीजे लगभग फौरन मिल जाते हैं और एक बार स्टार का साइज पता चल जाए उसके बाद उस प्लेनेट का साइज जानना बच्चों का खेल होता है जो उसके आगे से गुजर रहा होता है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं आज के दौर में एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोनॉमर हूँ। मैं इस एरिया में काम कर रहा हूँ और अगले अर्थ को ढूंढने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आज हमें ऐसी एक नहीं बल्कि हजारों दुनिया मिल रही हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब अगला अर्थ हमारे सामने होगा। एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि मिल्की वे में करोड़ों ऐसे अर्थ जैसे चमकीले प्लैनेट्स हो सकते हैं जिन पर जीवन हो सकता है। हम जानते हैं कि जीवन के लिए पानी जरूरी होता है। साइंटिस्ट्स इस बात का पता कैसे लगाएंगे कि लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद प्लैनेट पर यह जादुई चीज है या नहीं? पानी हमारे लिविंग वर्ल्ड को बांटता है। जिन्हें मिलता है खुश रहते हैं, जिन्हें नहीं मिलता दिक्कत सहते हैं। कमाल की बात यह है कि जो पानी हम आज पीते हैं उसमें वही एटम है जो उस पानी में थे जिसे 10 करोड़ साल पहले डायनासोर्स पीते थे। ये वही पानी है जो 400 करोड़ साल पहले शुरू के अर्थ पर बादल बनाता था। इस अर्थ पर आज तक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हुए हैं उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक बायोकेमिकल पावर हाउस के तौर पर इसी पानी को इस्तेमाल किया है। अर्थ पर हर तरह की लाइफ को बढ़ने और रिप्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए होता है। यह लाइफ के लिए कॉमन इकोलॉजिकल जरूरत है। लिक्विड वाटर एवोल्यूशन को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी चीज है। मॉलिक्यूल्स पानी में डिसॉल्व हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स चेन बना सकते हैं। ऐसा चार्ज से होता है। पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच H2O में वो चार्जेस हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करते हैं जो नेचर में हर चीज में होते हैं। ये बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम लिक्विड्स में होता है। तो जब आप यूनिवर्स में देखते हैं और सोचते हैं कि लाइफ किन प्लैनेट्स पर हो सकती है तो सबसे पहले आपको ख्याल आता है लिक्विड वाटर का।
ये समझने के लिए कि वहां पर कितना लिक्विड वाटर है, एस्ट्रोनॉमर्स को पहले ये पता लगाना होगा कि वाटर अपने सभी फॉर्म्स में कितना कॉमन है। हैरानी की बात यह है कि वो उन्हें हर जगह मिला। वाटर बहुत ज्यादा कॉमन है। ये स्टार्स के बीच मौजूद होता है अपने गैसियस फॉर्म में। ये उस मटेरियल के क्लाउड्स में दिखता है जिनसे इस वक्त नए स्टार्स और प्लैनेट्स बन रहे हैं। क्योंकि वाटर स्टार्स और प्लैनेट्स का बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, इसलिए एक्सोप्लैनेट्स की दुनिया में ये बहुत सारा होना चाहिए। पर अगर आप लाइफ को ढूंढ रहे हैं तो आपको लिक्विड वाटर ढूंढना होगा, वो भी बहुत सारा। उसे ढूंढने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक फेरी टेल से आइडिया लिया। सभी ने सुनी है वो फेमस स्टोरी गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स, और उसमें जो पॉरेज के कप थे उनमें एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक बिल्कुल सही था। जब लाइफ को पॉरेज की तरह कुक करने की बात आती है तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो ना ज्यादा गर्म हो ना ठंडा हो, बस सही हो। और ट्रेडिशनली हम उसे स्टार से खास दूरी पर ढूंढते हैं। शुरू में साइंटिस्ट्स ने तय किया कि ये जादुई फासला, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, सन के इर्द गिर्द अर्थ के ऑर्बिट तक होना चाहिए। पर जैसे जैसे उन्हें और एक्सोप्लैनेट्स मिलने लगे, उन्हें लिक्विड वाटर की सीमाओं के बारे में फिर से सोचना पड़ा। ये डिस्टेंस एक जैसा नहीं हो सकता है। ये पेरेंट स्टार के ब्राइटनेस पर डिपेंड करता है। स्टार डिम हो तो आप पास होने चाहिए, स्टार गर्म और ब्राइट हो तो ज्यादा दूर। रहने लायक यानी हैबिटेबल जोन के बाहर के प्लैनेट्स पर भी लिक्विड ओशंस हो सकते हैं, अगर उनके एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से मोटे हों। आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड से भरा एक एटमॉस्फेयर हो सकता है जिसका एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, और इसका मतलब होता है कि वो प्लैनेट बहुत दूर गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर हो सकता है, और इसके बावजूद उस पर लिक्विड वाटर होता है उसके एटमॉस्फेयर की बनावट की वजह से। और जिन प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स स्टार्स के बहुत पास हैं, वो बेरंग हैं और बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव होकर ओवरहीटिंग से बच सकते हैं। जब हम हैबिटेबल जोन्स को ढूंढते हैं, हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया है कि स्टार्स के गोल्डीलॉक्स जोन के बीच में कितने पथरीले प्लैनेट हो सकते हैं। पता चला कि वहां 3000 करोड़ से ज्यादा पानी वाली दुनियाएं हैं। इतना ही नहीं, हाल में हुई डिस्कवरीज से पता चला है कि वो सिर्फ प्लैनेट ही नहीं है जो गोल्डीलॉक्स जोन की गर्माहट में रहते हैं, वहां नीले ओशंस वाले कुछ मून्स भी हो सकते हैं। ज्यादातर प्लैनेट जो हमें मिल रहे हैं वो बड़े जुपिटर के साइज के प्लैनेट हैं। हालांकि उनमें से ज्यादातर लगभग वही घूम रहे हैं जहां पर सन के इर्द गिर्द अर्थ घूमता है। अगर वो प्लैनेट जो हमें मिल रहा है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है तो उसका एक मून हो सकता है, एक एटमॉस्फेयर वाला मून जो लाइफ को सपोर्ट कर रहा हो। और इन पथरीले मून्स में से सबसे बड़ा हमारे घर से मिलता जुलता हो सकता है। वहां पर लाखों करोड़ों एक्सोमून्स हो सकते हैं और ऐसे अनगिनत स्वर्ग हो सकते हैं जिन पर जीवन है। डेविड किपिंग्स एक्सोमून्स को ढूंढने के लिए दूर के स्टार्स की ब्राइटनेस में आए डबल डिप्स को देखते हैं। हम एक्सोमून्स को भी उसी तरह से ढूंढते हैं जैसे प्लैनेट्स को ढूंढते हैं। उनको होस्ट स्टार के आगे से गुजरता हुआ देखकर, अब अगर उस प्लैनेट का एक मून है तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बड़ा डिप दिखेगा जो कि प्लैनेट की वजह से होगा, और फिर एक छोटा डिप दिखेगा लेफ्ट में या राइट में मून की वजह से। हैबिटेबल एक्सोमून्स पर यूनिवर्स के सबसे शानदार नजारों में से एक दिख सकता है। इमेजिन कीजिए, एक पथरीली दुनिया है जिस पर अपने ओशंस और माउंटेन हैं, पर आसमान में एक बड़ा रिंग प्लैनेट और एक दहकता हुआ सिस्टर्स मून है जो स्पेस में गर्म मैग्मा फेंक रहा है। एक्सोप्लैनेट्स और अब साथ में एक्सोमून भी सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस गैलेक्सी में लाइफ हो सकती है। पर शायद रॉकी सरफेस और लिक्विड ओशन ही काफी नहीं होंगे। बायोलॉजी को सांस लेने के लिए चाहिए होती है हवा।
सन पीछे है, अर्थ के इर्द गिर्द एक हैलो दिख रहा है, रोशनी का एक हल्का नीला रिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसकी बदौलत हम जिंदा हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर वो गैसेस देता है जो एडवांस्ड लाइफ की बायोकेमिस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी होती है, पर साथ ही ये ओशंस को सन की तेज किरणों से भी बचाता है और पानी को उबलकर स्पेस में जाने से रोकता है। एटमॉस्फेयर के बिना हवा, बारिश, ताजा पानी और जीवन कुछ भी नहीं हो सकता है। लाइफ के लिए एटमॉस्फेयर जरूरी होते हैं। प्लैनेट अर्थ पर नजर डालिए, आपको एहसास होगा कि बिल्कुल एप्पल की स्किन की तरह, जैसे एप्पल की स्किन एप्पल को बचाती है, हमारे प्लैनेट का एटमॉस्फेयर ओशियंस को बचाता है, और यही वजह है कि हमारे इस प्लैनेट पर लाइफ है। लिविंग एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ रहे साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि उन्हें इन एलियन वर्ल्ड के इर्द गिर्द गैसेस की एक पतली चादर दिखाई देगी, जिसके लिए वो रेनबोज की पावर पर भरोसा कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे पानी सनलाइट को रेनबो में स्प्लिट करता है, एस्ट्रोनॉमर्स इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके स्टार लाइट को कलर के एक बैंड में स्प्लिट करते हैं, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। यह साइंस की सबसे पुरानी और कामयाब ट्रिक्स में से एक है। कुछ 100 साल पहले साइंटिस्ट्स ने प्रिज्म जैसी एक चीज को लेकर उसे अपने टेलीस्कोप के आगे रखना शुरू किया। तो वो सन जैसे स्टार से आ रही लाइट को लेते थे और उसे एक स्पेक्ट्रम में फैला देते थे, और जो उन्हें दिखा वो बहुत हैरान कर देने वाला था, क्योंकि उन्हें लाइट का एक कंटिन्यूस रेनबो दिखने के बजाय वो रेनबो दिखा जिसके ऊपर ये डार्क लाइन सुपर इम्पोज्ड थी। स्टार के एटमॉस्फेयर में हर केमिकल एलिमेंट स्पेक्ट्रम के अलग हिस्सों को एब्जॉर्ब करता है, जिससे सिग्नेचर डार्क बैंड्स क्रिएट होते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ ऊपर स्पेक्ट्रम के येलो पार्ट में 2 लाइंस हैं जो सोडियम की वजह से हैं। स्टार्स के लिए डीएनए प्रोफाइल की तरह आज हम स्टार्स के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो स्पेक्ट्रल एनालिसिस की वजह से जानते हैं, पर हो सकता है इन्हीं लाइंस में एक बहुत कमाल का सीक्रेट एलियन एटमॉस्फेयर का या फिर शायद एलियन लाइफ का एक बहुत हल्का सा सिग्नल छुपा हो। जब एक स्टार की लाइट एक एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर से गुजरती है तो वो गैसेस जो प्लैनेट के इर्द गिर्द होती हैं उन्हें स्टार के स्पेक्ट्रम में अपनी हल्की लाइंस छोड़ देनी चाहिए। तो जब हम स्टार की लाइट को उस एटमॉस्फेयर में से ट्रांसमिट होते हुए देखते हैं तो वो एटमॉस्फेयर एक छोटे से फिल्टर की तरह काम करता है, जिसमें से स्टार लाइट का कुछ हिस्सा निकलता है, इसलिए हमें उसमें एक्स्ट्रा लाइंस दिखती हैं प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की वजह से। तो स्पेक्ट्रम में आए उस बदलाव से आप प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। एक केमिकल जिसे एस्ट्रोनॉमर्स ढूंढना चाहते हैं वो है ऑक्सीजन, क्योंकि सिर्फ लाइफ ही इतनी ऑक्सीजन बना सकती है जिसे डिटेक्ट किया जा सके। ये एक तरह से बायो सिग्नेचर है। अब रॉकी एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में बायो सिग्नेचर को ढूंढने की रेस जारी है। जहां कुछ लोग रेनबो को इनडायरेक्टली ढूंढ रहे हैं, वहीं कुछ इस चैलेंज से सीधे तौर पर निपटना चाहते हैं। बेन ओपेनहाइमर उस टीम का हिस्सा है जो बड़े ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप इस्तेमाल करके एक्सोप्लैनेट्स के डायरेक्ट फोटोग्राफ्स लेने की कोशिश करते हैं। इंस्ट्रक्शंस का इंतजार है। हम अपना पहला एक्सपोजर लेने से कुछ मिनट की दूरी पर हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा होगा। एक्सोप्लैनेट्स की इमेजिंग में सबसे बड़ी दिक्कत होती है पेरेंट स्टार्स की तेज लाइट। यह लाइट प्लैनेट के मुकाबले करोड़ों गुना ब्राइट होती है। यहाँ पर ट्रिक ये है कि स्टार की लाइट को टेलीस्कोप के सेंसर्स में जाने से रोका जाता है। इसके लिए मास्क्स और लेंसेज की एक सीरीज यूज की जाती है जिसे क्रोनोग्राफ कहते हैं। इस वक्त हम टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर के नीचे खड़े हैं। यहाँ पर लाइट मिरर के बीच में बने हुए होल से आती है और इस क्रेजी बॉक्स में जाती है जो ऑप्टिक्स, मोटर्स, सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ है। इन सब से हम उस स्टार लाइट को कंट्रोल करते हैं जो सिस्टम में आती है। स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से ये क्रोनोग्राफ को मैनिपुलेट करके अनचाही लाइट को हटा देते हैं। अच्छी कंडीशन में हम इस स्टार की इमेज में डार्क होल्स डाल सकते हैं ताकि हमें
उन रीजंस की बेहद हल्की चीजें भी दिख सकें। लेकिन क्रोनोग्राफ के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑप्टिक्स के अंदर के एरर्स से स्टार लाइट के छोटे फ्लेयर्स बन जाते हैं जिन्हें स्पेकल्स कहते हैं। ये स्पेकल्स बिल्कुल एक्सोप्लैनेट्स जैसे दिखते हैं, पर बेन ने स्पेकल्स और प्लैनेट में फर्क जानने का एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढ लिया है। हमने एक टेक्निक डेवलप की है जिसमें हमने स्पेकल्स की एक खासियत से फायदा उठाया है। स्पेकल्स इमेज में अपनी पोजीशन बदल सकते हैं और वो पोजीशन इस बात पे डिपेंड करती है कि आप इमेज को किस कलर में रख रहे हैं। तो बेन एक स्टार की तरह ही इमेज को अलग अलग कलर फिल्टर्स में रखते हैं और उन्हें एक मूवी की तरह चलाते हैं। स्पेकल्स स्क्रीन पर यहां वहां नजर आते हैं जबकि प्लैनेट की जगह फिक्स है। इस तरह बेन उन्हें पहचान लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक छोटी सी चीज है जिसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये हिला नहीं है, जबकि स्पेकल्स इसके ऊपर यहां वहां जा रहे हैं। ये एक जगह टिका हुआ पॉइंट एक कैंडिडेट एक्सोप्लैनेट है और इसके नीचे थोड़ा लेफ्ट में एक और है। ऐसा लगता है कि ये दोनों अर्थ से 200 लाइट ईयर्स की दूरी पर एक स्टार के चक्कर लगा रहे हैं। सिर्फ 10 साल पहले एक टेलीस्कोप से इस तरह की इमेज कैप्चर करने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पर आज बेन जैसे एस्ट्रोनॉमर्स की समझदारी और सूझबूझ से ऐसी हजारों इमेजेस मौजूद हैं। आज इन दूर की दुनियाओं से आ रही लाइट्स को एनालिसिस करके साइंटिस्ट्स उनका केमिकल कंपोजिशन जान सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि उन पर लाइफ है या नहीं। फिलहाल हम काफी बड़े प्लैनेट को स्टडी कर रहे हैं और जुपिटर जैसे प्लैनेट पर लाइफ होने की उम्मीद कम रहती है, पर ये पहला कदम है। हम हल्के और छोटे प्लैनेट्स के पास पहुंचते रहेंगे जैसे ये टेक्नोलॉजी और डेवलप होगी। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब साइंटिस्ट्स अर्थ जैसे दिखने वाले एक स्टार को स्कैन करेंगे और वहां पर लाइफ के बारे में पता लगा लेंगे। हम एक बहुत दूर के स्टार के चक्कर लगा रहे छोटे से प्लैनेट की लाइट देख पा रहे हैं। इससे बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जिनमें हम प्लैनेट को सिर्फ ढूंढते ही नहीं बल्कि स्टडी भी कर सकते हैं। ये सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, पर इसके पीछे रियलिटी है। हमारे पास एक साइंटिफिक तरीका है ये जानने का कि किसी दूसरे प्लैनेट पर लाइफ है या नहीं। लाइफ एक चीज है और इंटेलिजेंट लाइफ बिल्कुल अलग चीज। इसके लिए हजारों सालों की और उस पावरफुल फोर्स की जरूरत होती है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। अगर एक एलियन एस्ट्रोनॉमर को हमारे सोलर सिस्टम पर एक रिपोर्ट पेश करनी होती तो वो उसमें एक हैरान करने वाली बात लिखता। सन के इर्द गिर्द जो 8 प्लैनेट्स घूमते हैं उनमें से सिर्फ एक पर नहीं बल्कि 2 प्लैनेट्स पर लाइफ हो सकती है। यह गलती बहुत आसानी से हो सकती है क्योंकि सन के 2 प्लैनेट्स हैं जो गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर हैं, अर्थ और मार्स। दोनों प्लैनेट्स के सरफेस का टेम्परेचर ऐसा है कि उस पर लिक्विड वाटर टिक सकता है, पर जहां अर्थ पर वार्म लिक्विड ओशंस हैं, मार्स बिल्कुल सूखा और बेजान है। इन 2 प्लैनेट्स के बीच जो सबसे बड़ा फर्क है हो सकता है वही हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने का बेस बने, एक मैग्नेटिक शील्ड। हमारा सन हमारी तरफ लगातार खतरनाक रेडिएशन फेंकता रहता है। सिर्फ हमारे मैग्नेटिक शील्ड या मैग्नेटोस्फीयर है जो हमें बचाता है। उसके बिना सोलर विंड हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ा देगी और एटमॉस्फेयर के बिना सरफेस पर लिक्विड वाटर हो ही नहीं सकता। लिक्विड वाटर होने के लिए सिर्फ सही टेम्परेचर ही काफी नहीं होता है, सही प्रेशर भी होना चाहिए। अगर यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो इस टेम्परेचर पे जो अभी है सारा पानी उबलकर वेपर बनकर गायब हो जाता। तो अर्थ का ये मैग्नेटोस्फीयर कहां से आता है और ये मार्स के पास क्यों नहीं है? असल में एक जमाना था जब अर्थ और मार्स दोनों के पास मैग्नेटोस्फीयर था, पर मार्स ने अपना मैग्नेटोस्फीयर लगभग 400 करोड़ साल पहले खो दिया।
उसी के साथ उस पर जीवन की संभावना भी खत्म हो गई। अर्थ और मार्स आइलैंड के बीच पैदा हुए थे। उनके सरफेस से एस्टेरॉइड्स टकराए, जिनसे रॉक और मेटल मोल्टन मास में बदल गए। जब वो ठंडे होने लगे, सरफेस पर एक सॉलिड क्रिस्ट बन गया, पर अंदर मौजूद मोल्टन मेटल प्लैनेट के घूमने के साथ हिलता रहा। इससे मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, जो दोनों प्लैनेट के सरफेस से काफी ऊपर तक गई। एक्टिव वोल्केनोज ने दोनों प्लैनेट के आसपास की स्पेस को गैस से भर दिया। ये गैसेस मोटे एटमॉस्फेयर में बदल गई, जिनसे वो एयर प्रेशर पैदा हुआ जो सरफेस पर लिक्विड वाटर के बहने के लिए जरूरी था। लगभग 10 करोड़ सालों तक मार्स और अर्थ दोनों वार्म वेट पैराडाइसेस थे, जहां जीवन की शुरुआत हो सकती थी। फिर अचानक ही मार्स की मैग्नेटिक प्रोटेक्शन गायब हो गई। सोलर विंड ने उसके एटमॉस्फेयर को स्पेस में उड़ा दिया। ओशंस उबलकर गायब हो गए और पीछे रह गया वो सूखा बंजर लाल पत्थर जिसे हम आज देखते हैं। मार्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अर्थ से छोटा है, और क्योंकि वो छोटा है उसका इंटरनल कोर ठंडा होकर सॉलिडिफाई हो गया, और जैसे ही वो सॉलिड हुआ उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड के खत्म होने के बाद उसका एटमॉस्फेयर सन की और बाकी गैलेक्सी की एनर्जी और रेडिएशन से नहीं बच पाया और स्पेस में उड़ गया। जो भी लाइफ वहाँ थी, कम से कम सरफेस पर, अब वो पूरी तरह एक्सपोज थी। सभी रॉकी प्लैनेट्स एक दिन अपने मैग्नेटोस्फीयर को खो देंगे जब उनका कोर ठंडा होकर सॉलिड हो जाएगा। तो ये जानने के लिए कि एक एक्सोप्लैनेट जिंदा है, ये जानना जरूरी होता है कि उसका मैग्नेटोस्फीयर अब भी एक्टिव है या नहीं। पर मैग्नेटोस्फीयर को नापना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लगभग आधा गाउस है, जो कि सच में बहुत कमजोर है। फ्रिज मैग्नेट्स 100 गाउस होते हैं, कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एक्सोप्लैनेट्स हमसे इतनी दूर हैं कि हम इतनी कमजोर मैग्नेटिक फील्ड्स को डायरेक्टली नहीं नाप सकते हैं, पर एक इनडायरेक्ट तरीका है। जब सोलर विंड में मौजूद इलेक्ट्रॉन प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर से इंटरैक्ट करते हैं तो रेडियो वेव्स निकलती हैं जो स्पेस में खो जाती हैं, जिससे वो प्लैनेट एक बड़ा रेडियो बीकन बन जाता है। एवजेनिया जैसी एस्ट्रोनॉमर को उम्मीद है कि वो ऐसे सिग्नल्स की मदद से हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढ पाएंगी। इतना ही नहीं, सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से इन्हें पता चल जाएगा कि प्लैनेट कितना बड़ा है। अगर आप रेडियो वेव में एक जायंट प्लैनेट का मैग्नेटिक सिग्नेचर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि गर्म जुपिटर, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी और इसलिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लगभग 100 मेगाहर्ट्ज, जो कि इस रेडियो की लिमिट है। जबकि जो वीकर फील्ड हैं, जैसे कि अर्थ की, हमें बहुत लो फ्रीक्वेंसीज मिलती हैं। इसलिए 100 मेगाहर्ट्ज की जगह हम 10 मेगाहर्ट्ज तक पहुँच गए हैं। पर 10 मेगाहर्ट्ज पर एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने से एक अजीब चुनौती सामने आती है, क्योंकि अर्थ का अपना मैग्नेटोस्फीयर उस फ्रीक्वेंसी पर एक कान फाड़ने वाली रेडियो दहाड़ पैदा करता है। तो रेडियो से एलियन अर्थ को ढूंढने के लिए स्पेस में एक डिश होनी चाहिए। जब हम एक्सोसोलर प्लैनेट के मैग्नेटोस्फीयर को देखना चाहते हैं, ये जरूरी होता है कि हम अर्थ मून सिस्टम से बाहर जाएं, ताकि हम अर्थ पे यहाँ वहाँ बाउंस करने वाली उन सब रेडियो फ्रीक्वेंसी से दूर हो जाएं। नई टेक्निक्स और अपकमिंग टेक्नोलॉजी के आने के साथ ही साइंटिस्ट्स अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते जा रहे हैं, जो है एक दूसरे अर्थ को ढूंढना। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हमें डेटा मिल जाए एक दूसरी अर्थ के बारे में जिस पर लाइफ है। अगले 10 से 15 सालों में मैं ये जल्दी से जल्दी देखना चाहता हूँ। शैडोज, रेनबोज और अब रेडियोज भी। आखिरकार हमारे पास वो सब टूल्स हैं जो अपने जैसा प्लैनेट ढूंढने के लिए चाहिए। पर अर्थ का आइडेंटिकल ट्विन ढूंढने की जल्दबाजी में कहीं हम कुछ बड़ा मिस तो नहीं कर रहे हैं?
माना कि अर्थ पर जीवन है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रहने के हिसाब से एक एवरेज सी जगह है। क्या किसी और तरह का प्लैनेट हो सकता है जो जीवन के लिए और ज्यादा अच्छा हो? एस्ट्रोनॉमर्स कई सालों से ऐसे प्लैनेट्स को स्कैन कर रहे हैं जिन पर लाइफ हो सकती है। उन्होंने अर्थ को अपनी रिसर्च का बेस बनाया। वो बिल्कुल ऐसी कंडीशन और बिल्कुल ऐसा साइज ढूंढते रहे। मुझे लगता है कि अभी हमारा पूरा फोकस अर्थ जैसे प्लैनेट को ढूंढने पर है, पर वहां पर लाइफ है या नहीं ये बिल्कुल ही अलग सवाल है। पर हो सकता है कि 20 सालों तक अर्थ के डुप्लीकेट को ढूंढने के बाद एक्सोप्लैनेट्स हंटर्स अपने टारगेट्स बदल दें। हाल की ऑब्जर्वेशंस से प्लैनेट की एक नई क्लास सामने आई है और हो सकता है उससे हमारा अपना घर मुश्किल में पड़ जाए। पिछले कुछ सालों में हमें कुछ ऐसा पता लगा है जिससे हमें बहुत झटका लगा है। केपलर स्पेस बॉर्न टेलीस्कोप से हमें कुछ ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स मिले हैं जो अर्थ से थोड़े बड़े हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे प्लैनेट्स भी हैं, बल्कि हमारे अपने सोलर सिस्टम में ऐसा कोई प्लैनेट नहीं है जिसका साइज अर्थ और उससे बड़े प्लैनेट्स यूरेनस और नेपच्यून के बीच में हो। एस्ट्रोनॉमर्स प्लैनेट्स की इस मिस्टीरियस नई क्लास को सुपर अर्थ कहते हैं। सुपर अर्थ का मास अर्थ से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें पता नहीं वो कैसे हैं। वो बिल्कुल ही एलियन टाइप का प्लैनेट है। पिछले सिर्फ कुछ सालों में एस्ट्रोनॉमर्स सोचने लगे हैं कि प्लैनेट की इस नई क्लास पर कैसी कंडीशंस होती होंगी और वो एक हैरान करने वाले नतीजे पर पहुंचे हैं। सुपर अर्थ रहने के लिए अर्थ से बेहतर हो सकते हैं। शायद वहां कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लाइफ के लिए और ज्यादा अच्छे हैं। प्लैनेट्स जिनके पास और ज्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो उस ऑर्गेनिक मटेरियल को क्रिएट करने के लिए जरूरी होते हैं जो लाइफ क्रिएट करते हैं। जहां ऐसे कंडीशंस हैं जो लाइफ को शुरू करने के लिए बेहतर हैं। इमेजिन कीजिए एक रॉकी प्लैनेट जो अर्थ के साइज से दुगना बड़ा है। वो अंदर से दहक रहा है और उसके सरफेस पर बहुत ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिल रही है। हमें ऐसा लगता है कि एक ज्यादा भारी अर्थ जियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होगा और उस सुपर अर्थ के अंदर और ज्यादा जियोथर्मल हीट होगी, जिससे क्रस्ट के नीचे मैग्मा की मूवमेंट भी ज्यादा होगी। ये सुपर अर्थ धुआं छोड़ते हुए वोल्केनो से ढका हुआ है। इनकी गैसेस एक बहुत मोटा एटमॉस्फेयर बनाती हैं और यहाँ के मौसम को बहुत स्टेबल रखती हैं। अर्थ पर लाइफ कई बार लगभग खत्म हो चुकी है। मिसाल के तौर पर एक वक्त था जब अर्थ स्नोबॉल अर्थ था, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। हो सकता है इन दूसरे अर्थ पर ऐसे अर्थ हों जो स्नोबॉल अर्थ कभी ना बने हों। वहां का मौसम हमेशा स्टेबल और टेम्परेट रहा हो। यहाँ पर ग्रेविटी उससे 3 गुना ज्यादा है जितनी की हमें आदत है। उसने पहाड़ों को नीचे खींचकर उन्हें अर्थ के पहाड़ों से 1/3 कर दिया है। ग्रेविटी ने ओशंस को भी फ्लैट कर दिया है, जिससे कम गहरे समंदर बहुत सारे वोल्केनिक आइलैंड्स से भरे हैं और इन आइलैंड्स के आसपास का न्यूट्रिएंट्स से भरा पानी लाइफ के लिए परफेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करता है। हो सकता है कि इन दूसरे प्लैनेट्स पर ऐसी कंडीशंस हों जिनमें डीएनए ज्यादा जल्दी पैदा हो और ज्यादा तेजी से पनपे। आखिर में हो सकता है हमारा सुपर अर्थ एक सुपर मैग्नेटोस्फीयर से प्रोटेक्टेड हो। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एक ऐसी कंडीशन है जो प्लैनेट के मास पर डिपेंड करती है, जो उसके रोटेशन स्पीड पर डिपेंड करती है। इसलिए ऐसा होने के अच्छे चांसेस हैं कि एक प्लैनेट जो अर्थ से 2-3 गुना बड़ा हो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि वो अपने प्लैनेट को उससे ज्यादा अच्छे से बचाए जितना हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें बचाती है। एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटोस्फीयर का होना लाइफ के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, खास तौर पर अगर वो मिल्की वे के सबसे कॉमन स्टार एम ड्वार्फ या रेड ड्वार्फ स्टार के सुपर अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर हो। रेड ड्वार्फ आसमान में मौजूद बाकी स्टार से 3 गुना ज्यादा हैं।
वो इतने डिम होते हैं कि नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं, पर अगर वो नजर आते तो कुछ ऐसे दिखते। और एस्ट्रोनॉमर्स को इन रेड ड्वार्फ के आसपास बहुत सारे रॉकी प्लैनेट्स मिले हैं। हम जानते हैं कि एक रेड ड्वार्फ स्टार के 1.5 प्लैनेट्स होते हैं। यहाँ पर मैं पर कैपिटा मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ गैलेक्सी में लगभग 20,000 करोड़ अर्थ के साइज के प्लैनेट्स हैं जो रेड ड्वार्फ प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रेड ड्वार्फ हैबिटेबल जोन्स बहुत पास होते हैं क्योंकि उनके होस्ट स्टार बहुत डिम होते हैं। तो अगर आप हमारे अपने सोलर सिस्टम में टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को लेते हैं और उन्हें एक श्रिंक रे गन से जैप करते हैं और उन्हें उन ऑर्बिटल पीरियड्स तक श्रंक कर देते हैं जो 30 दिनों से भी कम है, तो जाहिर है वो अपने स्टार्स के बहुत पास पहुंच जाएंगे। कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि इतने पास आने पर खतरनाक फ्लेयर्स जैसे कई खतरे मंडराने लगते हैं। पर एक सुपर अर्थ जो मैग्नेटोस्फीयर से सुपर प्रोटेक्टेड है, वो इन खतरनाक रेस से बच सकता है। वहां पर लाइफ उस आसमान के नीचे पनपती है जो तैरते अरोरास से भरा होता है। अगर हम सुपर अर्थ पर खड़े हों तो हमें ऑरोरा निचले लैटिट्यूड्स पर भी दिखाई देगा। अलग अलग रंग दिख सकते हैं। अगर मुझे ऐसे किसी एक्सोप्लैनेट पर जाने का मौका मिले तो मैं फौरन हाँ कर दूंगी। सबसे अजीब बात यह है कि अगर इन रेड ड्वार्फ सुपर अर्थ पर लाइफ मौजूद है तो वो इस पूरे यूनिवर्स की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन होगी। एम ड्वार्फ का एडवांटेज ये है कि वो बहुत ज्यादा देर तक रहते हैं, और फिर अगर उसके साथ एक सुपर अर्थ हो जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जो करोड़ों साल से है, खास तौर पर एक रेड ड्वार्फ के साथ, तो वो करोड़ों सालों तक एग्जिस्ट करेगा। वो एक परफेक्ट सिस्टम हो सकता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है और हमसे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग्स इवॉल्व हो सकती हैं। हम बहुत पास पहुंच रहे हैं। हमारा स्टार्स का लोकल नेबरहुड ऐसे रेड ड्वार्फ से भरा हुआ है जिन पर ज्यादा एडवांस लाइफ हो सकती है। पर हमारी गैलेक्सी में कुछ कॉस्मिक किलर्स भी हैं जिनका काम ही है लाइफ को बार बार खत्म करना। क्या कोई जगह सेफ है? एक्सोप्लैनेट रेवोल्यूशन पूरे जोरों पर है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे लोकल नेबरहुड के कई स्टार्स को उनके प्लैनेट्स के लिए स्कैन किया है और उनकी गिनती हजारों में है। हमें बहुत वक्त तक पता ही नहीं था कि हमारी गैलेक्सी के दूसरे स्टार्स के प्लैनेट्स भी हैं, और हमारे पास हजारों साल तक इस सवाल का जवाब देने का कोई तरीका ही नहीं था। आखिरकार अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ये सब हम कर सकते हैं, और हैरानी की बात यह है कि वो बहुत ज्यादा कॉमन है। केपलर के छोटे से सैंपल से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे मिल्की वे में ऐसे करोड़ों रॉकी अर्थ जैसे प्लैनेट हो सकते हैं जिन पर पहले से लाइफ हो सकती है। पर इनमें से कितनी अनगिनत दुनियाएं लाइफ को इतनी देर तक संभाल कर रख सकती हैं कि उन पर इंटेलिजेंस इवॉल्व कर सके? हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब एक प्लैनेट के गैलेक्टिक जिप कोड पर डिपेंड करता है। यूनिवर्स एक शांत और सेफ जगह नहीं है। यूनिवर्स हमें मारना चाहता है। बहुत ज्यादा हलचल है यहाँ पर। वहां पर सोलर फ्लेयर्स हैं और सुपरनोवा हैं और ब्लैक होल्स हैं। गैलेक्सीज आपस में टकरा रही हैं और इस तरह के कई बेहद खतरनाक और वायलेंट इवेंट्स हैं। ये अपने आप में कमाल की बात है कि हम यहाँ बचे हुए हैं। एडवांस इंटेलिजेंस लाइफ को डेवलप करने के लिए एक एक्सोप्लैनेट को इन कॉस्मिक किलर्स से 300 करोड़ से भी ज्यादा सालों तक बचना होगा। अगर हम अर्थ की हिस्ट्री पर नजर डालें, पहली चीज जो हुई जो कि इंपॉर्टेंट है वो है लाइफ का ओरिजिन। एकदम अचानक, फिर बहुत वक्त तक कुछ नहीं, बहुत लंबे समय तक अर्थ पर कुछ नहीं, सिर्फ माइक्रोब्स रहे। अर्थ पर लगभग 250 करोड़ सालों तक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स का राज रहा। मल्टी सेलुलर लाइफ को सिर्फ लगभग 100 करोड़ साल हुए हैं। फिश को 50 करोड़ साल, मैमल्स को 20 करोड़ साल और मॉडर्न ह्यूमंस को सिर्फ 2 लाख साल हुए हैं अर्थ पर आए हुए।
बात बिल्कुल साफ है, इंटेलिजेंट लाइफ को डेवलप करने में बहुत वक्त लगता है। पर मिल्की वे में ज्यादातर प्लैनेट्स के पास इतना वक्त नहीं होता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ये गैलेक्सी में एक प्लैनेट की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि उसे ग्लोबल एक्सटिंक्शन इवेंट्स हिट करेंगी या नहीं। एक स्टार के आसपास के हैबिटेबल जोन की तरह गैलेक्सी में भी एक हैबिटेबल जोन होता है। वो स्टार्स जो गैलेक्टिक सेंटर के बहुत पास हैं, उन्हें अपने वायलेंट पड़ोसियों से खतरा होता है। वो उन पर बार बार खतरनाक हाई एनर्जी रेडिएशन से हमला करते रहते हैं। गैलेक्सी के बीच में बहुत से ब्राइट स्टार्स और यंग स्टार्स और यहाँ तक कि सुपरनोवा भी हो सकते हैं। वहाँ बहुत खतरनाक रेडिएशन फील्ड होती है जो लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। मिल्की वे का ये कॉस्मिक किल जोन, जिसके बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, गैलेक्टिक सेंटर से लगभग 8000 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है और डेंसली पैक्ड स्पाइरल आर्म की शेप में आगे तक फैला है। कोई भी प्लैनेट हो जो इस जोन में एग्जिस्ट करता है, उसके सरफेस से लाइफ को बार बार हटा दिया जाता है। हमारी किस्मत अच्छी है कि हमारा स्टार सन गैलेक्सी की 2 स्पाइरल आर्म्स के बीच काफी खाली और शांत जोन में है। तो ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सी के बीच में एक बैंड है जो कि गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन है, जहां बहुत ज्यादा स्टार्स एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जहां बहुत सारे सुपरनोवा नहीं है, जहां थोड़ी शांति है। तो ऐसी जगहें कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए अच्छी होती हैं। ये ग्रीन जोन्स मिल्की वे गैलेक्सी के सबर्ब्स की तरह हैं। ये गैलेक्सी की सबसे खतरनाक रेडिएशन से बची हुई हैं। यही वो जगह है जहां अर्थ जैसी दुनियाओं को लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के जीवन को कायम रखने का और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और शायद हम जैसे इंटेलिजेंट लाइफ में डेवलप होने का मौका मिलेगा। गैलेक्टिक हैबिटेबल जोन फिलहाल एक थियरी से ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर ये सच है तो मिल्की वे में ऐसी जगहें कुछ कम हो जाएंगी जहां पर एडवांस लाइफ के पनपने का चांस हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि वो जगहें हमारे पास होनी चाहिए और इसीलिए एलियन हमारे दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। और जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी हर रोज बेटर हो रही है, हो सकता है हम उन्हें जल्दी ढूंढ भी लें। मुझे लगता है अगले 20 सालों में मैं रात के आसमान को देखकर ये कह सकूंगी कि वहाँ एक और जगह है जहाँ मैं ऐसे खड़ी हो सकती हूँ, जैसे कि वो मेरा घर हो। हम इंसानों को किसी दिन अचानक ये एहसास होगा कि वहाँ स्टार्स के बीच दूसरे कल्चर्स, दूसरी सिविलाइजेशंस, यहाँ तक कि दूसरे रिलीजन्स हैं और हम एक ग्रैंड गैलेक्टिक ट्राइब्स के बीच सिर्फ एक मेंबर हैं। ऐसे कजन्स का होना जिनसे हम एक दिन कम्युनिकेट कर पाएं, मेरे हिसाब से यह ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक होगी और मुझे खुशी है कि मैं इस कोशिश का एक हिस्सा हूं। वक्त और स्पेस बताएगा।